नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन पर। जी हां, जिसका आयोजन होने जा रहा है आगामी 17 और 18 अक्टूबर को। आपको बता दें, और इसका जो उद्घाटन है वो करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस न सिर्फ किसान सम्मेलन या एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव की अगर बात की जाए, क्या कुछ खास इसमें रह सकता है? जैसा आपको इसके नाम से भी जानकारी मिल रही होगी, इसमें जाहिर तौर पर हमारे जो एग्री स्टार्टअप्स हैं वो शामिल हो रहे हैं और बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे। यानी एक मंच इस तरह का जो है वो तैयार अब हो चुका है, जिसमें एग्री स्टार्टअप और जो किसान हैं वो एक दूसरे से मुखातिब होंगे। इसके साथ साथ जो नई तकनीक है उसका भी हम कह सकते हैं संचार इस मंच के जरिए से हो सकेगा। और खासतौर से इसके थीम की अगर बात की जाए, जो कि रखी गई है बदलता कृषि परिदृश्य और तकनीक, यानी फोकस जो है वो देखिए किस तरीके से हो रहा है। आधुनिक कृषि के साथ जो तकनीक का समन्वय हमें यहाँ नजर आ रहा है उस पर अब पूरी तरीके से काम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को यानी आधुनिक कृषि को और अच्छी उड़ान देने के लिए जो एग्री स्टार्टअप हैं वो भी यहाँ पर जुटे हुए नजर आएंगे। बहुत कुछ खास रहेगा इस एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन में। इसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरू भूषण जी, आप सीईओ हैं पूसा कृषि इनक्यूबेटर की IRI ICR से। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हर्ष दहिया जी, आप एक स्टार्टअप से जुड़े हैं जो कि सॉइल टेस्ट पे लगातार काम कर रही है, जिसके जरिए किसानों को जानकारी मिलती है कैसे हम कर सकते हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ध्रुव तोमर जी, ये क्योंकि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, तो वहाँ मिल्क अडल्ट्रेशन की जो एक बात आती है उसको देखिए किस तरीके से यानी वहाँ पारदर्शिता आ सके, उस पर जो ध्रुव जी हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और साथ ही जब आज के समय में महत्वपूर्ण तकनीक की बात की जाती है, ड्रोन सेंसर की हम बात करते हैं, यानी फसल को हम किस तरीके से देख सकते हैं, कुछ उसमें समस्या है, कुछ दिक्कत है, इस पर भी हमारे जो स्टार्टअप हैं काम कर रहे हैं। और उसी से जुड़ी हैं यहाँ पर प्रीति चौधरी जी। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं विचार विमर्श के इस खास कार्यक्रम में, जहां पर आज हम आपको जानकारी देंगे एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले डॉक्टर नीरू, आपसे हम जानना चाहेंगे और क्या कुछ खास रहेगा इस बार के हमारा जो एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन होने जा रहा है? जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि हमारा ये टाइम है जब हम आधुनिक किसान खेती को तकनीक के साथ जोड़ें। और इसमें आप जानते ही हैं कि जो भारत है वो अगर विश्व रैंकिंग के हिसाब से देखें तो तीसरा सबसे बड़ा देश है जो स्टार्टअप की अगर गिनती करें। अभी जो एक डाटा आया है DPIITT का, तो वो तकरीबन 77,000 देश में स्टार्टअप है, जिनमें से 10% के आसपास मान के चलें कि वो एग्री के अंदर है। तो इस तरीके से ये काफ़ी बड़ी तादाद में एग्री स्टार्टअप्स हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि वो लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में एक दूसरे से, क्योंकि ये सारी चीज़ें फार्मर्स के लेवल पे ये टेक्नोलॉजी पहुंचनी है और फार्मर्स को ये जानकारी देने के लिए कि क्या क्या तकनीक अवेलेबल हैं और किस तरीके से वो अपनी कृषि के अंदर इसका समावेश कर सकते हैं। इसी मेन बात को देखते हुए यहाँ पर 300 स्टार्टअप्स का एग्जीबिशन लगाया जाएगा। और इस एग्जीबिशन को हम लोगों ने 6 फोकस एरियाज के अंदर डिवाइड किया है। जैसे लेबर की शॉर्टेज को देखते हुए फार्म मैकेनाइजेशन आज की एक ज़रूरत है, तो वो एक फोकस एरिया है जिसमें तकरीबन 50 से 60 स्टार्टअप्स होंगे जो अपनी जो नई नई तकनीकें हैं, जिसमें नए तरीके के हार्वेस्टर्स हैं, जैसे शुगर केन के लिए है, अनियन के लिए है, और इसी तरीके से और भी जो मतलब जो मशीनरी है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग की मशीन है, सॉइल टेस्टिंग की जो मशीन्स हैं, तो वो सारी मशीनरी आएंगी और वो देखने को मिलेंगी। जिसमें नीरू, जो अधिकतर जो स्टार्टअप हैं, क्या उसमें जो युवाओं की भागीदारी की अगर हम बात करते हैं वो कितनी नजर आती है आपको? इसके अंदर तकरीबन अगर आप स्टार्टअप पोर्टफोलियो की बात करें तो ये जो भी लड़के या लड़कियां जो इसमें भागीदारी कर रहे हैं, ज्यादातर उनकी उम्र अगर हम एवरेज की बात करें तो 28 साल के ये युवा हैं और जिन्होंने 5 से 7 साल काम किया है और ये हाईली क्वालिफाइड हैं। जैसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि प्रोफेशनल डिग्रीज IIT IIM से प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, PhDs हैं। सो ये हाईली क्वालिफाइड हैं बच्चे हैं जो युवा हैं जो कि इस दिशा में आगे आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक और जानकारी आपसे मैं लूँगा कि जो तमाम स्टार्टअप्स आप हमें बता रही हैं, इनका किस तरीके से इनको क्या प्रशिक्षण भी दिया गया है पूसा की तरफ से? कैसे इनको एक एग्री स्टार्टअप के तौर पर हम कह सकते हैं आज ये वहाँ पर अपना जो प्रदर्शनी है वो
करने जा रहे हैं? जी हाँ, इसके अंदर चूंकि ये एक सोच थी मिनिस्ट्री की तरफ से कि हम पूरा जो एग्री का स्टार्टअप इकोसिस्टम है देश भर में, उसको हम यहाँ पर प्रेजेंट करें। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं और स्टार्टअप्स हैं जिनको, जो मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है रफ्तार में, जिसमें हम लोगों ने 29 इंक्यूबेटर्स जो हैं और 23 स्टेट्स के अंदर एस्टैब्लिश किए हैं। और उनमें से पूसा कृषि एक नॉलेज पार्टनर के रूप में है जो मिनिस्ट्री के साथ काम करता है। तो इसमें काफी मतलब आप मान के चलिए कि 2/3 भागीदारी उन स्टार्टअप्स की रहेगी जो कि जिन्होंने ये प्रशिक्षण पाया है और फंडिंग सपोर्ट ली है और भी तरीके की टेक्नोलॉजी रिफाइनमेंट, वैलिडेशन, आईपी सब कुछ जो नई तकनीक है वो देखिए किस तरीके से आ रही है। नवाचार की हम बात करते हैं, इनोवेशन की हम बात करते हैं और खुद प्रधानमंत्री कई बार अलग अलग मंच से इस बात को दोहरा भी चुके हैं कि अब जो हमारी कृषि है उसको हमें आधुनिक बनाना होगा और उसमें युवाओं की जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार जब कृषि में जो किसान हैं उनके पलायन की खबरें आती हैं, ऐसे में जब युवा उससे जुड़ रहे हैं तो ना सिर्फ एक तकनीक वो ला रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ रोजगार जो है वो कृषि में और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उन्हीं जो एग्री स्टार्टअप है उनमें से भी कुछ हमारे साथ भी है जिनका परिचय हमने आपसे कराया। यहाँ सबसे पहले हर्ष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से आपको लगता है कि जो हमारे एग्री स्टार्टअप हैं वो एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं हमारी जो भारतीय कृषि है उसको? किस तरीके से आपका जो स्टार्टअप है, मैं चाहूँ उसके बारे में आप हमें बताएं, कैसे वो किसानों की मदद करता है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरी कंपनी का नाम हार्वेस्टो है और हम सॉइल टेस्टिंग किट्स बनाते हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल और इजी टू यूज़ हैं, जिसको भारत सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन में भी यूज़ कर रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक खुद का बड़ा फेवरेट प्रोजेक्ट रहा है, जिसमें किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया। और हम किसानों की भी मदद करते हैं अपना मिट्टी जांच केंद्र शुरू करवाने में। मुझे बेहद खुशी होती है ये बताते हुए कि अभी तक हम 1000 से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में नौजवानों का और इवन वुमेन्स का हम सॉइल टेस्टिंग लैब शुरू करने में मदद कर चुके हैं। साथ ही जितनी बड़ी कंपनीज हो गई, महिंद्रा, सिंजेंटा, बेयर, ये सब हमारे कस्टमर हैं जो हमारी सॉइल टेस्टिंग किट यूज़ करके किसानों को मिट्टी जांच की सुविधा दे रहे हैं। और बात रही स्टार्टअप की, स्टार्टअप इंडिया से हमें बहुत मदद मिली है। स्टार्टअप इंडिया जब पूरा मिशन शुरू हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दी गई स्टार्टअप्स को और काफ़ी सारे इंक्यूबेटर्स हैं, जैसे पूसा कृषि के हम वन ऑफ द फर्स्ट बैचेस में इंक्यूबेटी रहे। उससे हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिली, बहुत एक्सपोजर मिला, हमें गवर्नमेंट से कनेक्ट होने का मौका मिला, इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होने का मौका मिला, काफ़ी साइंटिस्ट वगैरह से हमें मदद मिली और हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, मार्केट करने में काफ़ी मदद की गई। ये तो आप 2016 में से हम मान सकते हैं जुड़े हैं और उसके बाद देखिए किस तरह का बदलाव जो है वो इन्होंने देखा भी है और अब कोशिश यही की जा रही है कि जो बदलाव इन्होंने देखा है, जो तकनीक इन्होंने अब इजाद की है, वो कैसे और ज़्यादा किसानों तक पहुंच सकती है। कृषि के साथ साथ जब हम पशुपालन की बात करते हैं, क्योंकि किसान के लिए दोनों ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वहाँ भी कुछ समस्याएं रहती हैं। ध्रुव जी हमारे साथ हैं जो कि लगातार इस पर काम कर रहे हैं, मिल्क अडल्ट्रेशन की जो बात कही जाती है। ध्रुव जी आपसे हम समझना चाहेंगे किस तरीके से आपने, क्योंकि अलग अलग हर किसी का एक जो रुचि है अलग अलग हम कह सकते हैं विषय में रहती है, कैसे आपने सोचा कि जो मिल्क अडल्ट्रेशन की बात है इस दिशा में आपको कुछ आगे करना है? सभी को मेरा नमस्कार। हमारी कंपनी का नाम एम्बुलेंस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है। सो हमने एक कार्ड बनाया है जिससे कोई भी आदमी कहीं भी दूध की शुद्धता का पता कर सकता है, वो भी सिर्फ दूध की एक बूंद से। जी जैसे कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, WHO की रिपोर्ट्स है कि अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पे काम किया कि एक आम आदमी जो कहीं भी हो, किसी भी एटमॉस्फेयर में हो, किसी भी टेम्परेचर में हो, दूध की शुद्धता का पता लगा पाए, वो भी कुछ सेकंड्स में। सो इसमें क्या करना है कि हमने एक ड्रॉपर भी दिया है, इससे आपको दूध की एक बूंद सेंटर में डालनी है और एक इंडिकेशन मीटर है, इससे कलर मैच करना है। अगर कलर मैच हो गया तो पर्टिकुलर अडल्ट्रेंट, जैसे अगर कलर गुलाबी हो गया तो उसमें डिटर्जेंट है और अगर कहीं कलर नहीं आया तो उसमें कोई मिलावट नहीं है। इससे एक जो डेयरी किसान है जो अभी थोड़े ही एरिया में काम कर पा रहा था, मतलब एक गांव या फिर एक अपने एक शहर में, वो क्वालिटी एश्योरेंस के तहत जाके कि हाँ भाई मेरा दूध प्योर है, आप इससे टेस्ट कीजिए, और वो आगे भी स्केल अप कर सकता है इस कार्ड के थ्रू।
यानी पारदर्शिता जो है देखिए वो यहाँ नजर आ सकती है, गुणवत्ता जो है, क्योंकि गुणवत्ता की जब बात आती है तो बतौर उपभोक्ता अगर हम देखते हैं तो काफी महत्वपूर्ण कि किस तरह की गुणवत्ता है। और आज के समय में क्योंकि ना सिर्फ प्रतिस्पर्धा भी काफी होती है, एक किसान जो कि डेयरी फार्मिंग से जुड़ा है, जो कि देसी गाय पालन कर रहा है, वो अपने उपभोक्ता को देखिए किस तरीके से विश्वास भी दिला सकता है। कुछ इस तरह का जो तकनीक है उसका इजाद यहाँ पर किया है जो ध्रुव का एग्री स्टार्टअप है। साथ ही प्रीति जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। प्रीति जी, आपका जिस तरह का एग्री स्टार्टअप रहा है, क्योंकि एक फसल में अलग अलग चीजें होती हैं, उनकी ना सिर्फ मॉनिटरिंग करना बल्कि उनकी पहचान करना, कोई भी स्थिति जो है हमारी फसल में नजर आ सकती है और जो किसान है कभी कभी उतनी सारी जानकारी नहीं होती और जानकारी के अभाव में ही किसान को नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसे में किस तरह की जो मदद है वो आपके स्टार्टअप के जरिए किसानों को या जो एफपीओ हैं उनको मिलती है? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति चौधरी है और मेरे स्टार्टअप का नाम हार्वेस्ट ग्लोबल है। हार्वेस्ट ग्लोबल एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डेटा यूज़ करते हैं सैटेलाइट और ड्रोन्स का, बहुत सारे सेंसर्स का, जिससे रियल टाइम फार्म को जियो टैग करके उसको किसान घर बैठे मॉनिटर कर सकता है। आज की डेट में हम ये शिफ्ट देख रहे हैं कि किसानों के बच्चे हार्डली इंटरेस्टेड हैं खेती में, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है, उनको खेत पे जाना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र अप्लाई करने होंगे, सब कुछ उनको मैनुअल करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ये शिफ्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं इस शिफ्ट को और इस डिस्कनेक्ट को देखते हुए मैंने अपना एक्सपीरियंस लीवरेज करके हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हम खेत को जियो टैग करके किसान को डिजिटाइज करके बिल्कुल उस तरीके से हैंड ओवर करते हैं जहाँ पे जैसे वो उसको बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, जहाँ से वो मॉनिटर कर सकते हैं अपनी क्रॉप को रिमोटली, क्या पानी का अभाव है, खेत की फसल की हेल्थ कैसी है, कोई पेस्टल अटैक तो नहीं है, प्रोडक्शन कितनी आ सकती है, और इनफैक्ट वो प्राइस भी देख सकते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस कैसा रहा है, इस बार प्राइसिंग कैसे होने वाली है, प्लस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्रॉप के हमारे वर्सेस इंटरनेशनल क्या हैं। लेट्स से अगर वो एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं, वो डिसाइड करना चाहते हैं कि उनको क्वालिटी पैरामीटर्स में पीपीएम कंसंट्रेशंस में कितना गैप एक ब्रिज करना है, सो वो सारी मॉनिटरिंग, वो सारी फोरकास्टिंग हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा दी जाती है खेत को डिजिटाइज करके। तो ये इतना टेक सेवी हो गया है जहाँ पे किसानों के बच्चे खुद अपने खेत को कहीं भी अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ के मॉनिटर कर पाएंगे। सो एक तरह से किसान के ऊपर जो एक बर्डन था अपने खेत को मैन्युअली मॉनिटर करने का, सबसे पहले तो वो खत्म हो गया। प्लस एक जो प्राइस में जो इनविजिबिलिटी थी, इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक, इस बार क्या होने वाला है, आलू की फसल का दाम क्या होने वाला है, हम डे वाइज वेरिएशंस उनको देंगे। सो ये सोल्यूशन है, एक फुल स्टैक सोल्यूशन किसान को उसकी फसल के बारे में मिलेगा, प्लस इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है उस पर्टिकुलर फसल को, आलू इस बार कितना प्रोड्यूस होने वाला है इंडिया में, तो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स से लेकर और क्रॉप की हेल्थ से लेकर और प्राइसिंग, हर चीज का कंट्रोल किसान को दिया जाता है हमारे सोल्यूशन के द्वारा। जी बिल्कुल। तो अभी हमने एफपीओ लेवल पे रोल आउट करना शुरू करा है। हमारा फोकस यही है कि हर इंडिविजुअल किसान तक ये तकनीक जाए और किसानों के बच्चे आगे आए, किसानों अपनी खेती में पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि ये शिफ्ट जब तक एक नई जनरेशन अडॉप्ट नहीं करेगी तब तक पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल। तो यहाँ देखिए किस तरीके से जब बदलाव की हम बात कर रहे हैं और उसी बदलाव पर चर्चा भी की जाएगी जो एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए डॉक्टर नीरू, क्योंकि बतौर गुरु अगर आपको हम देखते हैं इन स्टार्टअप्स के लिए, आपने काफ़ी जानकारी दी है और अब काफ़ी शायद अच्छा भी लगता होगा कि जो इनको सिखाया गया था ये ना सिर्फ उम्मीदों पर खरा भी उतरते हैं बल्कि और अब एक आधुनिक कृषि को ये नए आयाम तक पहुँचाने में जुटे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, ये बिल्कुल मेरे लिए तो एक बड़ी संतुष्टि का विषय है जब मैं इन लोगों को पंख लगाते हुए देखती हूँ, उड़ते हुए देखती हूँ, क्योंकि ये हमने इतने साल इनके साथ काम किया, तो ये एक हमारी एक्सटेंडेड फैमिली की तरीके से ही हो जाते हैं। तो ये तो सही बात है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने किस किस एरिया में काम किया, तो जैसे कि अभी 3 लोग तो यहाँ पे ही हैं जिसमें मैंने फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में बात की, और दूसरा जो प्रीति रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जो कि आज की एक नीड है, जो जैसे कि बात की कि हम युवाओं को अट्रैक्ट करना चाहते हैं खेती में, तो ये अडॉप्शन और नई नई टेक्नोलॉजी से एक तरीके का शिफ्ट और जो नए बच्चे हैं या नई जनरेशन है हम उनको ले पाएंगे साथ में। तीसरा, एक आप मानेंगे कि इंडिया में पोस्ट हार्वेस्ट की जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ उसी को बचा लें और उस वेस्टेज को कम कर दें तो हमारा
प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली विद द प्रेजेंट प्रोडक्शन काफी लोगों को और खिला सकते हैं, और उसके साथ साथ मुनाफा भी किसान का बढ़ेगा। जी, उसके साथ तो इसी ध्यान में रखते हुए कि हमने ऐसे स्टार्टअप्स को भी बुलाया है जो पोस्ट हार्वेस्ट और वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं। जी, और खास तौर से डॉक्टर नेहरू, क्योंकि आपने बताया करीब 300 जो स्टॉल हैं वो वहाँ पे लगेंगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि 300 की जगह 3 आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो जो टीजर है वही इतना तगड़ा, क्योंकि इतनी सारी जानकारी जो है शायद इस कॉन्क्लेव के माध्यम से किसानों को मिलने वाली है। स्मार्ट फार्मिंग की हम बात करते थे, लेकिन क्या अब हमारा जो एक फार्मर है वो कहीं ना कहीं अब एक्सपर्ट की भूमिका में भी नजर आएगा इतनी सारी जानकारी लेकर? बिल्कुल हम चूंकि ये एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है कि जहां पर ये स्टार्टअप अपनी बात कह सके कि हमने ये बनाया है और किसान अपनी बात कह सके कि मुझे ये चाहिए, तो एक हम जो डायलॉग है, जो अभी डिस्कनेक्ट है किसान और स्टार्टअप के बीच में, तो हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू ये डायलॉग होगा फार्मर्स के बीच में और स्टार्टअप्स के बीच में। तो स्टार्टअप्स अपनी बात अच्छे से कह सकेंगे और फार्मर्स अपनी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे तरीके से बता सकेगा और ये जानकारी पा सकेगा कि ये सोल्यूशन है, इनको मैं ले लूं तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट सकती है और मैं इतना वैल्यू ऐड कर सकता हूं। क्योंकि अगर आप बात करें तो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या मार्केट लिंकेजेस की भी है। तो एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स एक अलग से फोकस एरिया रखा गया है, जिसमें जो मार्केट इनपुट और मार्केट आउटपुट लिंकेजेस के बारे में भी काफी उसमें बड़े एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स भी आ रहे हैं और साथ ही जो बडिंग स्टार्टअप्स हैं वो भी हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट किया गया है ताकि जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं उनके एक्सपीरियंस को लिवरेज कर सकें, उनसे किसान जुड़ सकें, साथ ही जो नए लोग आ रहे हैं वो कौन है, उनसे हम कैसे जुड़ सकते हैं या वो और नया हमें क्या देने वाले हैं। तो इस तरीके से एक बहुत काफी मजेदार और काफी मजबूत एक डायलॉग निकलेगा जिससे कि हम आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट देखेंगे कृषि के ऊपर। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो हमारा गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तो ये उसमें ही एक बढ़ता हुआ कदम है और जहां पर हम स्टार्टअप्स की एक बहुत बड़ी भूमिका को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से, क्योंकि ना सिर्फ एक आवाज बल्कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो एग्री स्टार्टअप हैं वो अब एक जगह इकट्ठा होंगे। खुद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। 2 दिन ये कार्यक्रम जो है चलेगा, जिसका फायदा आने वाले समय में किसानों को भी अलग अलग तरीके से मिल सकेगा। फिलहाल यहाँ हर्ष जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि जब हम मृदा के स्वास्थ्य की बात करते हैं, सॉइल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो आपने लगातार काम भी किया है। क्या स्थिति आप देखते हैं और ऐसे समय में क्या आवश्यकता आपको महसूस होती है कि क्यों जरूरी है कि किसान मिट्टी की जांच कराए? सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब हम खेती करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मिट्टी होता है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो खेती भी नहीं हो पाएगी। तो खेती का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी कृषि के लिए। अगर हम किसान की इनकम डबल करना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि फार्मर की इनकम डबल की जाए, वो अचीव कैसे होगा? प्री हार्वेस्ट में हम इनपुट कॉस्ट हम कम कर सकें और पोस्ट हार्वेस्ट में हम उसकी उपज बढ़ा के और उसको एक अच्छा सही दाम दे सकें। तो ये कैसे होता है? ये मुमकिन होता है सॉइल टेस्टिंग की मदद से भी। सॉइल टेस्टिंग जब किसान करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसके खेत में किस उर्वरक की जरूरत है। वो वही फर्टिलाइजर उतनी ही मात्रा में डालता है जितने में जरूरत होती है, तो उससे उसकी इनपुट कॉस्ट काफी कम हो जाती है। तो जो एक्सेस में डाल रहा था उसमें बचत हुई। फिर उसके बाद जब सही उर्वरक, सही फर्टिलाइजर सही मात्रा में मिट्टी में जाएगा तो जो क्रॉप है उसकी ईल्ड भी काफी बेहतर होके आएगी। तो ईल्ड बढ़ेगी तो फार्मर का ऑटोमेटिकली प्रॉफिट डबल हो गया। किसान का तो मुनाफा जो है वो दोगुना हो रहा है। लेकिन बतौर एग्री स्टार्टअप अगर हम देखते हैं कि कैसे कोशिश की जाती है कि हम कुछ नया करके दिखाएं, या बतौर क्योंकि पूसा कृषि की अगर बात की जाए तो जब मनोबल बढ़ता है अपना, हमें पता चलता है कि हाँ अब पूरा आत्मविश्वास से हम लबरेज हैं और कुछ अच्छा तब हमारे सामने होता है। अभी जो इस तरह का ये जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है, एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन, कुछ ऐसी ही अनुभूति आपको हो रही है? बिल्कुल। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब हमने 7-8 साल पहले सॉइल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी में कदम रखा, हमने ये टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके आए, तो तब उसका तब का सिनेरियो ये था कि एक सॉइल टेस्टिंग लैब लगाने के लिए 60 से 70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आती थी।
अब जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए से भी कम हो चुकी है, तो इसकी मदद से कोई भी किसान अपना मिट्टी जांच केंद्र शुरू कर सकता है जी। लेकिन जब हम इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लेके गए तो एक काफी बड़ा इशू था कि फार्मर को नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने में काफी दिक्कत आती थी। तब उतनी जागरूकता नहीं थी टेक्नोलॉजी के प्रति। तो फिर पूसा कृषि से हम जुड़े हैं। पूसा कृषि से हमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट में, मार्केट लिंकेज में काफी मदद मिली। 2016 में भी एक ऐसा ही कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी आए थे और हमारी कंपनीज को उनके समक्ष प्रेजेंट किया गया था। तब हमें एक प्लेटफॉर्म दिया था पूसा कृषि और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिससे हम अपनी टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा किसानों के समक्ष प्रेजेंट कर सकें। उससे बहुत ही फायदा मिला, किसानों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, अडेप्शन हुई। कुछ 8-10 किसानों ने शुरू में ये टेक्नोलॉजी खरीदी, इंस्टीट्यूट्स को पता चला, सरकारी इंस्टीट्यूट्स ने अप्रोच किया और जैसे ही किसानों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंची तो फिर वर्ड ऑफ माउथ से काफी उसमें मदद मिली। लेकिन स्टार्टअप्स को जब ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो काफी मदद रहती है। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं होंगे तो हमें मार्केट तक जाने में, किसान को इसके बारे में बताने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पूसा कृषि और भारत सरकार जो इतने सारे ये इवेंट्स कर रही है, इसका डेफिनेटली फायदा किसान को भी होता है कि वो इतनी सारी कंपनीज को देख पाते हैं कि मार्केट में क्या नया ये कंपनीज लेके आ रही हैं, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है, क्या वो अडेप्ट कर सकते हैं। और कंपनीज को ये फायदा होता है कि एक ही जगह पे वो सरकारी संस्थानों से फिर डिसीजन मेकर्स जो हैं गवर्नमेंट में, आईएएस ऑफिसर हो गए, अब हमारे कृषि के मंत्रालय के ऑफिसर्स हो गए, कृषि मंत्री हो गए, और अब जैसे इवेंट में प्रधानमंत्री जी हो गए, तो उनके समक्ष जब ये टेक्नोलॉजीज जाती हैं तो उनको इसके बारे में पता चलता है। वो यानी आपके काम को एक पहचान मिलती है, आपके कार्य की जो कुशलता है वो देखिए निखर कर आती है। और ये बेहद जरूरी, क्योंकि जब दिन रात मेहनत की जाती है, हमारे जो किसान हैं वो खेतों में मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जो एग्री स्टार्टअप की जब बात की जाती है तो इनकी मेहनत है कि किस तरीके से हम जो एक किसान का काम है उसको सरल बना सकते हैं, कैसे उनको आसानी से हम कोशिश कर सकते हैं कुछ संसाधन है उनको मिल पाए। और यही नतीजा है इसका कि अब हमारे जो किसान हैं इन स्टार्टअप्स की मदद भी ले रहे हैं। और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं जो 300 जब स्टार्टअप इकट्ठा होंगे एग्री स्टार्टअप, कितना बढ़िया हमारे किसानों के लिए अनुभव रहेगा। और ना सिर्फ एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन से जुड़ी और भी कुछ खास जानकारी है वो आपके साथ हम साझा करेंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर, सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम विचार विमर्श में खासतौर से आपको जानकारी दे रहे हैं एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन के बारे में। जी हाँ, बदलता कृषि परिदृश्य और तकनीक इसकी थीम रखी गई है, और किस तरीके से देखिए जो कृषि में हुआ बदलाव है उसको महसूस किया जा रहा है। ना सिर्फ हम कह सकते हैं टीवी पर दिखता है, बल्कि जब आप धरातल की बात करते हैं, यानी जो किसान है वो अब नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे साथ इस तरह जो अलग अलग एग्री स्टार्टअप से आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि किसान जो है घर में बैठ के ही अपने खेत में क्या कुछ गतिविधि उसके चल रही है इसकी जानकारी ले सकता है। अगर आप किसान के पास जाएंगे तो शायद वो इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि ये तो असंभव है, लेकिन इसी असंभव को अब संभव करने में जुटे हुए हैं हमारे देश के युवा। और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच रही है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी की और उसके साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की, जिन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं वो एग्री स्टार्टअप में आ सकते हैं, और उन्हीं को और तराशने का काम किया है। अगर हम बात करते हैं पूसा संस्थान की, पूसा कृषि इंक्यूबेशन सेंटर की, डॉक्टर नीरू इस बारे में और
जानकारी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि जो इस तरह का जो एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, एक जाहिर तौर पर किसानों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्री स्टार्टअप के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्या इसमें और कुछ खास गतिविधियां क्या हो सकती हैं, क्योंकि किसानों के सामने चुनौतियां बहुत होती हैं और यही चुनौतियों का सामना कहीं ना कहीं जो हमारे एग्री स्टार्टअप हैं उनको भी करना पड़ता है। तो क्या किस तरह का फोकस इसमें रखा गया, क्या उन पे भी किसी तरह की कोई बातचीत यहाँ पर होगी? जी हाँ, एक तो प्रधानमंत्री जी के इनॉग्रल सेशन के बाद किसानों को और स्टार्टअप को आपस में बात करने का मौका मिलेगा और वो पूरा दिन उसी के लिए रखा गया है। और जो 18 अक्टूबर का दिन है तो वहाँ पर 4 हमने पैनल डिस्कशंस जो आजकल की जो कृषि की ज्वलंत समस्याएं हैं और स्टार्टअप्स के रोल को देखते हुए कि किस तरीके से वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके के सोल्यूशन और चाहिए, क्या हैं और क्या चाहिए, इसी को देखते हुए 4 पैनल डिस्कशन 4 मेजर फोकस एरियाज में रखे गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहां इतने सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और इतनी सारी फसलें हैं, इतनी बायोडाइवर्सिटी है। तो हमारी एक मान लीजिए अगर हम मैंगो की आम की फसल की बात करें तो वो 3 स्टेट्स में अलग अलग समय पे होती है। तो उनकी चूंकि अगर तमिलनाडु की बात करें और यूपी की बात करें तो दोनों की फसल आम की ही है, लेकिन उनकी वैरायटीज डिफरेंट है, उनके वेदर डिफरेंट है, उनका समय डिफरेंट है, उनकी सॉइल डिफरेंट है, तो दशहरी से लेकर अल्फांसो तक अगर हम देखते हैं तो काफी अंतर है। हाँ, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो इसी बात को सॉल्व करने के लिए एक पैनल डिस्कशन रखा गया है, स्टार्टअप सॉल्विंग हाइपर लोकल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में और डिफरेंट क्लस्टर्स बेस्ड रिक्वायरमेंट को एक क्लस्टर के लिए किस तरीके से, क्योंकि उनकी इनपुट रिक्वायरमेंट अलग हैं, उनकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट अलग हैं, उनकी वेराइटल सीड रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। उसके बाद जैसे कि हम आजकल जानते हैं कि लेबर की शॉर्टेज है और कोई भी इक्विपमेंट बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, तो फार्मर के लिए, हर एक फार्मर के लिए 10 मशीनें खरीदनी बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए एक ये माना गया है, एक इस तरीके का नया डायमेंशन और एक नई सोच उभर कर आ रही है कि फार्मिंग एज ए सर्विस। तो उसी पे एक पैनल डिस्कशन रखा गया है, बिल्डिंग इकोसिस्टम फॉर फार्मिंग एज ए सर्विस, तो ताकि जो कैपिटल इंटेंसिव जो फार्मर्स की इतनी मतलब लागत लगा करके वो इतनी मशीनें ना खरीदनी पड़े, बल्कि एक उबर जैसा कम लागत में ज्यादा मुनाफा जो है। जी हाँ, मतलब जितना मुझे चाहिए मैं रेंट पे ले सकूं, उतना मैं पे करूं, मेरा काम करके वो दूसरे को करे। तो इसमें माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की भी भूमिका होगी और इस तरीके के मॉडल्स को बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी पे चर्चा होगी। तीसरा इसमें जो पैनल डिस्कशन है वो ये है, क्योंकि आप जानते ही हैं जहां तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो हमारा देश अग्रणी है विश्व भर में, सारा विश्व हमारी तरफ देखता है, हम एक लीडर हैं इसमें। अगर हम आधार बेस्ड UID सिस्टम की बात करें या API सिस्टम की बात करें या कोविन प्रोग्राम की बात करें, और नया भारत जो है डिजिटल इंडिया नाम से भी जाना जाता है। तो उसका एक, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है तो हमें स्केल अप करने में भी बहुत मदद मिलती है इस तरीके की टेक्नोलॉजी से। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पाइपलाइन में है, जिसमें मैं कहूंगी कि अभी जो हमारा नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स करके आ रहा है, तो हम ये देखना चाहते हैं और ये रिक्वायरमेंट भी है कि किस तरीके से नए युवा इस सिस्टम को मतलब लिवरेज करें, और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए ये पैनल डिस्कशन रखा गया है, डिलीवरिंग डिजिटल पब्लिक गुड्स टू फार्मर्स। तो इस पे चर्चा होगी, क्या है, क्या करना होगा, कहाँ पर हम हैं और हमारी आगे का रोड मैप क्या होगा। दूसरा ये है कि जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लिया गया है भारतवर्ष में, इसी तरीके की दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण इकोनॉमीज हैं, तो वहां पर भी इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो हम उनसे कुछ लर्न करना चाहेंगे, उनके क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या उन्होंने स्ट्रैटेजीज अपनाई। इसमें हमने इजराइल, ब्राजील, नीदरलैंड, जापान, और अभी भी कई तरह की तकनीकी जो हमने देखी है बाहरी देशों से जो हम अपनाते हैं, काफी वो सफल भी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक किसान के लिए काफी एक मुश्किल समय होता है जब हम कहते हैं कि एक नया एग्री स्टार्टअप आया, इसका फायदा आपको होगा, विश्वास जो है वो किसान का आसानी से नहीं होता। इस बारे में प्रीति जी आपका अनुभव मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपका एग्री स्टार्टअप काम कर रहा है कि एक किसान को जानकारी सारी मिल सकती है, ऐसे में कितना मुश्किल है कि किसान जो है ना सिर्फ
स्टार्टअप का जो काम है उसको तो समझे, बल्कि उसको क्या फायदा इससे हो सकता है, कैसे ये उसको बताया जाता है? किसान के लिए स्टार्टिंग में हमारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसको कन्विंस करना कि आपकी खेती रिमोटली मॉनिटर हो सकती है, आप अपने खेत को इतना यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं जैसे आपका एक बैंक अकाउंट है। सो पूसा जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद ये हमारा काम एकदम से 1/10 हो जाता है जी, या ऑलमोस्ट 90% सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि अब जो चीज़ पूसा के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है दैट मीन्स किसान इज 100% श्योर कि ये ऑलरेडी प्रूवन है जी, साइंटिस्ट्स इसको वेट कर चुके हैं, ये पूसा के डॉक्टर्स इसको ऑलरेडी वैलिडेट कर चुके हैं, यानी अपने आप एक विश्वास आ जाता है। वैलिडेशन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। गो टू मार्केट एक अवेयरनेस जी, जैसे फसल बीमा योजना है सरकार की, उसमें वाइडली क्रॉप मॉनिटरिंग सैटेलाइट के थ्रू या ड्रोन्स के थ्रू ऑलरेडी हो रही है, लेकिन किसान को कन्विंस करना वो बहुत मुश्किल है जब तक कि वो एक जो उसके अश्योर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे उस टेक्नोलॉजी को ना देख ले। तो हमारे लिए स्टार्टअप के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, ये इन द सेंस कि उसको आसानी ही नहीं होती मार्केट गो टू मार्केट में, बट उसको अपना सोल्यूशन को एक तरह से अपने सोल्यूशन की अवेयरनेस क्रिएट कराने में एक लार्जर इकोसिस्टम में, या वो किसान हो या वो एफपीओ हो या फिर वो कॉर्पोरेट्स भी हो। इनफैक्ट कारगिल और ओलाम जैसे कॉर्पोरेट्स को भी हम टारगेट कर रहे हैं। एक जो अभी नीरू मैम ने बात कही कि एक मार्केट डिस्कनेक्ट भी बहुत बड़ा इशू है। सो ऑल्टरनेट मार्केट एक्सेस प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे हैं हम लोग, रिमोट मॉनिटरिंग तक ही नहीं सीमित है। फसल बीमा योजना से उसको उसके खेत को एक इंटरलिंकेज जो जिसे कहते हैं परफेक्टली इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाना एक बात है, अवेयरनेस क्रिएट करना पूसा जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जहां पे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व, तो हमारे लिए ये एक बहुत ही आसान काम, जो काम हम 2-3 सालों में प्रोजेक्ट करते हैं पूसा के थ्रू, वो काम हम 1 साल के अंदर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सोल्यूशन को इटरेट कर पाते हैं, एक मॉडरेट कर पाते हैं। यानी सरकार की देखिए नीतियां इस तरह की रही हैं कि कैसे जो काम है वो आसान हो सकता है, जो मुश्किल है वो आसान होगी किसानों की, लेकिन जो मुश्किलें हैं वो हमारे एग्री स्टार्टअप के सामने भी ना रहें, इसलिए एक आपसी समन्वय जो है देखिए वो यहाँ पे हमें नजर आता है। और साथ ही यहाँ ध्रुव जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब मिल्क अल्ट्रेशन की समस्या की बात कही जाती है, आज के समय में हम कहीं ना कहीं दूध उत्पादन में पहले पायदान पर हैं पिछले कई वर्षों से, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं गुणवत्ता की बात सामने आती थी, और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस तरफ इशारा किया कि इस तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जो है वो नहीं कर सकते। ऐसे में क्या आपको लगता है कैसे जो किसान हैं वो जागरूक हो रहे हैं, जो पशुपालक हैं, क्योंकि डेयरी फार्मिंग जो है कोई छोटा सा व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक बड़े स्तर पर हम देख सकते हैं कृषि का पूरक जो कहा जाता है, और आज के समय में वहां भी रोजगार के ना जाने कितने ही जो अवसर हैं शायद युवाओं के सामने हैं। या बिल्कुल। जैसे शुरुआत में हमारे साथ भी एक इशू आया था जी कि एक लैब जहाँ पे सब टेस्ट होता था, लेबोरेटरी जहाँ पे सैंपल जाते थे, फिर वे 1-2 दिन में रिपोर्ट देते थे, आज हम उसको एक मतलब क्विक वे में कुछ सेकंड्स में आप पता लगा सकते हो। इसमें हमारा मिनिस्ट्री और पूसा का बहुत बड़ा रोल है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि उसको उंगली पकड़ के चलने तक मतलब हेल्प करी जाती है कि आप चलना सीखो, फिर उसे भगाया भी जाता है। वही चीज हमें पूसा और मिनिस्ट्री की हेल्प से आज हम इस प्रोडक्ट को 2 साल के अंदर अंदर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। जी, यानी रफ्तार जो है रफ्तार पकड़ चुकी है। या बिल्कुल, वो रफ्तार पकड़ चुकी है। और दूसरी चीज जैसे डेयरी, पहले ये जो डेयरी उत्पाद का था पार्ट टाइम में भी लोग करते थे कि भाई अपना किसान वो खेती बाड़ी चल रही है और साथ में दूध भी बेच लेते हैं जी। पर आज इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद एक क्वालिटी एश्योरेंस का, जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया है इसको लेकर, उसमें एक जो आम किसान था वो भी इस कार्ड के थ्रू कि भाई आप ये कार्ड से मतलब कस्टमर को दीजिए और उसको बोलिए कि आप जो मैं दूध दे रहा हूँ वो भी टेस्ट करो, आप किसी और ब्रांड का या कहीं का भी आप पीते थे उसको भी टेस्ट करके देखो, अगर क्वालिटी में आपको कोई इशू आता है तो बताना। तो उसके एक इनका उत्पाद भी बढ़ सकता है डेयरी किसान का, यानी बढ़ावा उसको मिल सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए किस तरीके से बढ़ावा यहाँ दिया जा रहा है, और खासतौर से डॉक्टर नीरू, क्योंकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रफ्तार की जब हम बात करते हैं, उसी का जिक्र अभी मैं यहाँ ध्रुव जी से भी कर रहा था कि अब जो रफ्तार है वो हमें देख पा रहे हैं किस और ज़्यादा गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें जो तमाम युवा हमारे अलग अलग एग्री स्टार्टअप को लेके चल रहे हैं, और अभी तक एक जो कड़ी बीच में हम देखते थे जो कि नहीं है, फिर चाहे हम कोल्ड स्टोरेज की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, या फिर तकनीकी जानकारी की बात करते हैं, जो तमाम वो कड़ियाँ थी, शायद एग्री स्टार्टअप के जरिए वो तमाम कड़ियां जो हैं अब जोड़ने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है।
जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बात को ये महसूस किया गया, अगर आप ध्यान करें कि 2016 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब स्टार्टअप इनिशिएटिव लॉन्च किया था तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात कही थी कि वो आगे के स्टार्टअप जो हैं वो कृषि के क्षेत्र में आना चाहिए जी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से ये रफ्तार की स्कीम लॉन्च की गई, जहां पर मैं बड़े गर्व के साथ आपको कह सकती हूं कि हमने तकरीबन पिछले 3 साल में 3600 से ज़्यादा युवकों को एग्री स्टार्टअप्स को ट्रेंड किया है और तकरीबन 1100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड की है और उसके थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब 3000 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से ये कारवां आगे बढ़ा है और बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने बाहर से भी बहुत फंडिंग उठाई है और स्केल अप भी किया है और काफ़ी बड़े नाम हमारे पोर्टफोलियोज में से आते हैं जिन्होंने यहाँ से मदद ली और इस वाली स्कीम के साथ जुड़े और अब वो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी कहानी बना रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे करते हुए, समस्याओं को देखते हुए और फार्म टू फोक के सॉल्यूशंस को बनाने का काम किया गया है। यानी अब हम कह सकते हैं डॉक्टर नूर के जो पहले हम लैब टू लैंड की बात करते थे, अब वो भी हमने पुरानी कर दी, उसको भी काफी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, अब एक्चुअली हमने एक लैब टू लैंड के मिशन के अंदर एक स्टार्टअप मिशन को जोड़ने से अपनी जो ताकत है वो हमने दुगनी कर दी है, क्योंकि जितने साइंटिस्ट हमारे पास लैब्स में हैं उससे दुगने हमने बाहर भी इकट्ठे कर दिए हैं और जोड़ दिए हैं और उनको साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी वैलिडेट कर रहे हैं, जिससे कि किसान का भी विश्वास बढ़ता है और इन स्टार्टअप्स का भी विश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो एक जो डिस्कनेक्ट था तो वो एक जो इंक्यूबेटर के माध्यम से वो हम लोगों ने अपनी टेक्निकल स्ट्रेंथ को लिवरेज किया, अपनी ब्रांड वैल्यू को लिवरेज किया और ताकि ये मार्केट में जा सके। फिर इनके जो स्केल अप के इश्यूज थे तो वहां पर हमने इनको गो टू मार्केट की स्ट्रेटजी और वो सहायता की इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट किया ताकि ये स्केल अप आगे कर सकें और फिर इन्वेस्टर्स के साथ भी जोड़ा गया। तकरीबन मैं ये कह सकती हूँ कि $100 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग हमारे स्टार्टअप्स ने बाहर से ली है। जी, एक बड़ा आंकड़ा ये। जी हाँ, ये एक काफी और उसके साथ साथ बड़ी उपलब्धि भी हमारे एग्री स्टार्टअप्स के लिए कि देखिए किस तरीके से जो कारवां कहाँ से शुरू हुआ था और आज हम कहाँ पर मौजूद हैं और अब ये जो रफ्तार है थमने वाली नहीं है, बल्कि इसको और लगातार जो गति है वो मिलती हुई यहाँ प्रतीत हमें हो रही है। हर्ष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने लगातार बताया कि क्या स्थिति रही, चुनौतियाँ भी जाहिर तौर पर रहती हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या हम मान सकते हैं कि किसान के लिए और भी सरल तरीका जो है वो किया जा सकेगा जिससे किसान जांच कर सके कि मिट्टी की जो अभी स्थिति है वो क्या है और उसके अनुसार अपनी लागत को भी वो कम कर पाएगा? बिल्कुल, अगर हम अपनी ही जर्नी की बात करें तो ये हमने करके दिखाया है कि सॉइल टेस्टिंग कैसे गांव-गांव में उपलब्ध की जा सकती है, सॉइल टेस्टिंग सर्विस कैसे फार्मर के डोर स्टेप तक पहुंचाई जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि पहले टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, सॉइल टेस्टिंग अगर कोई लैब लगाना चाहता है, अब काफ़ी सस्ती और सरल हो गई है कि कोई भी किसान, नौजवान या कोई महिला भी गाँव में अपनी मिट्टी जाँच लैब शुरू करके किसानों को मिट्टी जाँच की सुविधा दे सकती है। और जब हमने शुरू किया तो हम एक छोटी सी कंपनी थे, आज हम देश में बनी हुई मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजीज 40 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और आज हम विश्व की सबसे बड़ी मिट्टी जांच टेक्नोलॉजी कंपनी बनकर सामने आए हैं और किसानों तक देश भर में ही नहीं बाकी जगह पे भी हम उनके डोर स्टेप पे सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज देने का एक मिशन चला रहे हैं ताकि दूसरे देशों में भी हमारी भारत की बनी हुई टेक्नोलॉजी से किसानों को सॉइल टेस्टिंग की सुविधा मिल सके। और साथ ही साथ हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पे और काम कर रहे हैं ताकि इस पूरी तकनीक को, सॉइल टेस्टिंग को और सरल बनाया जा सके और किसान और भी जल्दी और भी अच्छे तरीके से सॉइल टेस्टिंग करके अपना ये पता लगा सके कि उसको कौन से उर्वरक, कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत है जिससे उसका खर्चा भी कम हो और उसकी उपज भी बढ़े और उसकी इनकम अपने आप उसमें मुनाफा रहे। जी बिल्कुल, ना सिर्फ देखिए जो आमदनी है किसान की दोगुनी बल्कि उससे भी ज्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ ध्रुव
जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि सिर्फ एक जो ये कार्ड आपके ज़रिए जो बनाया गया है, इसके चलते हमें पता चल जाती है गुणवत्ता की क्या स्थिति रही है, जो समस्या है वो ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन अब से पहले अगर हम बात करते हैं तो शायद जब एक किसान के सामने इस तरह का प्रस्ताव भी रखा जाता था कि जो हमारा दूध है पहले उसकी जाँच हम करके देखते हैं, तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती थी। किसान को लगता था इतनी देर में शायद वो बाजार में कहीं और भी इसको बेच कर आ सकता है, या जो उपभोक्ता हैं उनको भी लगता था कि काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये तमाम जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बाधाएं थी वो हमारे जो पशुपालक हैं या जितना हमारा जो डेयरी उद्योग है उसके सामने मुसीबतें खड़ी करता था। अब हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ आपका जो ये स्टार्टअप है बल्कि इस तरह के और भी कई स्टार्टअप हैं जो कि हमारे पशुपालन क्षेत्र में भी आगे काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उनके ज़रिए यहाँ भी एक पारदर्शिता जो है वो नज़र आती है। या बिल्कुल सर, जैसे पहले होता था कि सैंपल कलेक्ट हुआ, फिर वो लैब में जाएगा, टेस्ट होगा, उसके बाद भी एक डाउट रहता था क्या पता, क्योंकि दूध है ओपन टेम्परेचर में रखोगे दूध फट भी सकता है, उसमें कुछ खराबी भी हो सकती है कि मैंने तो सही दिया था, क्या पता इन्होंने सही टेस्ट ना किया हो। अब उसी के सामने टेस्ट होता है और हमारा जो कार्ड है ये NABL टेस्टेड है, इसकी एक्यूरेसी 99.7% है और ये कुछ सेकंड्स में ही आपको रिजल्ट भी दे देता है जो कि सामने होता है। सो इससे एक पारदर्शिता जो हमारा मेन मुद्दा था वो भी इससे खत्म हुआ। लेकिन जो हमारे पशुपालक हैं या डेयरी उद्योग से जुड़े हुए कैसे वो इसको प्राप्त कर सकते हैं? कोई शुल्क इसका क्या रखा गया, कहाँ से इसकी उपलब्धता होती है उनको? सर अभी इसको हम अपनी वेबसाइट से ही सेल कर रहे हैं जी, और इसका जो प्राइस है वो हमने 20 रुपए से 30 रुपए के बीच में अभी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और भी सस्ता हो सके। आप बाजार में कहीं जाएंगे बहुत महंगा पड़ता था पहले टेस्ट भी, पर आज आप 20 रुपए में ही एक दूध की शुद्धता का पता भी लगा सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड्स में, और वो भी दूध की एक जी बिल्कुल, यानी महज 20 से 30 रुपए में देखिए जो शुद्धता है उसकी पहचान हो जाएगी गुणवत्ता की। लेकिन यहाँ एक डाउट, जैसे आप कह रहे हैं कि पहले डाउट होता था, एक डाउट मेरा उसको मैं चाहूँगा आप उसको यहाँ भी साफ कर दें कि किस तरीके से जो कितने दूध की जो मात्रा है उसकी हम पहचान कर सकते हैं, क्योंकि एक पशुपालक का जो दूध है उसको लगता है शायद मैं 10 लीटर अगर मेरा हो रहा है तो वहाँ मैं गुणवत्ता दिखा सकता हूँ नहीं, या किसी का ज़्यादा हो रहा है 20 लीटर है, इससे भी ज़्यादा है, कैसे हम इसकी गुणवत्ता को दिखा पाएंगे? जैसे सर अब मिलावट का सपोज 10 लीटर दूध बना है तो उसमें अडल्ट्रेंट्स इस हिसाब से डाले जाते हैं कि 1 लीटर दूध डलता है, बाकी अडल्ट्रेंट्स होते हैं और वो 10 लीटर दूध बन जाता है। अगर हम इसको 50 लीटर्स या 100 लीटर्स में जाते हैं तो अडल्ट्रेंट की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है जी। उसको जब वो बढ़ जाती है वो हमारे कार्ड से मैच करती है, तो आपको इसमें कोई सोचने की नहीं है कि 10 लीटर हो, 50 लीटर हो, 100 लीटर हो, आपका जितना भी है आप इजीली टेस्ट कर सकते हो। जी बिल्कुल, देखिए सरलता से आप जो जांच है वो कर सकते हैं और विश्वास से जो है वो भी जता सकते हैं, क्योंकि अब हमारे देश का जो किसान है वो इन एग्री स्टार्टअप्स पे विश्वास जता रहा है। पहला विश्वास जताया हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने लगातार जो युवा हैं उनसे उनका ना सिर्फ मनोबल बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहित किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो कि लगातार हमारे जो युवा हैं एग्री स्टार्टअप हैं उनको यहाँ एक सपोर्ट देता रहा, साथ ही अलग अलग संस्थान जो हैं कृषि के, और उनकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि ये एक ना सिर्फ एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन जिसका आयोजन होगा 17 और 18 अक्टूबर को, अपने आप में एक अनोखा आयोजन इस दिन होगा, इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन और आने वाले समय में किस तरह का बदलाव हम देखेंगे, इस तरह के और आयोजन जो हैं उनका कितना फायदा किसानों को मिलेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे हमारे जो विशेषज्ञ हैं, मेहमान हैं उनके साथ। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हमने आपको जानकारी दी विचार विमर्श में कि किस तरीके से एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन जिसका आयोजन होने जा रहा है 17 और 18 अक्टूबर को, उसमें क्या कुछ खास रह सकता है, और उसमें जब 300 अलग अलग एग्री स्टार्टअप जो हैं वो जुड़ेंगे, कितना फ़ायदा इनके ज़रिए किसानों को मिलेगा। क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से डॉक्टर नीरू ने भी हमें बताया कि ना सिर्फ जलवायु की जो विभिन्नता है वो मिलती है, कोशिश हमारे किसान कर रहे हैं कि अब जो जैव विविधता है उसके साथ साथ हम भी कृषि क्षेत्र में विविधता ला सकें। लेकिन एग्री स्टार्टअप देखिए इसमें किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं। और खासतौर से डॉक्टर नीरू अगर देखा जाए आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ मदद जो है वो करते हुए एग्री स्टार्टअप नजर आ सकते हैं, बल्कि इसी कोशिश में है कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको जल्द से जल्द साकार कर सकें। जी हाँ,
तो जैसा कि जहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की बात आती है, तो ये जितने भी एग्री स्टार्टअप्स हैं, ये इनकी अपनी टेक्नोलॉजी हैं जो कि मेक इन इंडिया के तहत आती हैं, और वो हमारा पहला कदम है आत्मनिर्भर भारत के लिए, क्योंकि ये आज का युग जो है वो नॉलेज इकोनॉमी है और इनोवेशन एक उसका की है, और ये स्टार्टअप उसी की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अगर हमारे पास अपनी इनोवेशंस हैं, अपनी नई टेक्नोलॉजीज हैं, और वो बहुत इजी टू यूज है, अडॉप्शन में कम मतलब बहुत आसान है और कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारे देश में हम देखते हैं किस तरीके के बदलाव आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से कृषि निर्यात के आंकड़ों को हम देखते हैं, हमने देखा पिछले वर्ष करीब 17% का जो इजाफा है वो हमने इसमें अर्जित किया, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से, किस गति के साथ ये आगे बढ़ रही है, उसमें किस तरह का योगदान आपको नजर आता है इस तरह के आयोजन की बात करते हैं या एग्री स्टार्टअप्स की हम भूमिका की बात करते हैं? जी हाँ, इसी बात को देखते हुए इसमें एक और डिस्कशन रखा गया है, और इनफैक्ट जिस पे हम बात करेंगे कि आज रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2026-27 सपोर्टेड बाय एग्री स्टार्टअप, जिसके अंदर हम ये देखेंगे, जिसमें इस बात पे चर्चा होगी कि जो अभी जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके 5वीं भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और जो हमारे सामने एक टारगेट है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना है, जिसमें एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि 50% से ज्यादा वर्क फोर्स और जो हमारा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा पिलर है, इस जो टारगेट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए, और अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है उसको मजबूती हम देने जा रहे हैं। जी, तो इसमें स्टार्टअप्स की भूमिका भी हम इसमें इस पहलू पे चर्चा करेंगे कि कैसे स्टार्टअप जो है और सकारात्मक रूप से इस टारगेट को अचीव करने में किसान की मदद कर सके, और भारत को एक सही मायने में आत्मनिर्भर देश बनाने में आगे अपना जो योगदान है वो दे सके। इसमें जो मेन बात यही आएगी कि जो भी टेक्नोलॉजीज ये बना रहे हैं तो वो किसान को चाहिए तो वो किस दाम पे चाहिए और कब चाहिए, और वो कितना आसान है उसको यूज करना, क्योंकि दूसरी अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो चूंकि भारत एक ऐसा डाइवर्स कंट्री है जहां पर हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लार्ज स्केल फार्मर्स के लिए भी उतने ही यूजफुल हैं और स्मॉल स्केल होल्डिंग के लिए भी। तो वहां पर हमारे लिए विश्व की अर्थव्यवस्था और विश्व का एक बाजार जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में हमारे लिए खुल जाता है, क्योंकि जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो इतने 20 से ज्यादा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में टेस्टेड होते हैं, तो वो तकरीबन हर समस्या, हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो भी बाहर है तो उसके लिए वो बहुत ही उपयुक्त रहते हैं, और उनको इजीली स्केल अप करने में, क्योंकि यहाँ पर हम छोटे फार्मर्स के लिए भी सॉल्यूशंस बना रहे हैं, बड़े फार्मर्स के लिए भी। तो ये जो हमारी डाइवर्सिटी है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है ताकि हम एक एक्सपोर्ट जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो भी कर सके, और जब हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो आप देख ही रहे हैं कि उसका एक काफी योगदान है एक्सपोर्ट में, तो उसको भी बढ़ावा मिल सके। सीमित संसाधनों का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ये एग्री स्टार्टअप जो है बेहतर तरीके से अब हमारे किसानों को बता भी रहे हैं। प्रीति जी, यहाँ आपका रुख मैं करना चाहूँगा, जैसा कि डॉक्टर नीरू ने बताया कि ना सिर्फ आसान तरीका, उसकी उपलब्धता जो है आसानी से हो सके, और जब हम कॉस्ट वाइज बात करते हैं यानी उसकी जो कीमत की बात करें, दर की हम बात करें, किसान की लागत भी कम होनी चाहिए। आपकी जिस तरह की तकनीक आपकी स्टार्टअप की है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इसमें भी और जो कमी है वो हो सकती है जिससे कि किसान जो है इनको अडॉप्ट कर सके, और अभी फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह का बदलाव जो है इन तकनीक में भी हम देख पाएंगे आने वाले समय में? देखिए, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो एक्सपोर्ट में है वो है एक्सपोर्ट में रिजेक्शंस, आई मीन पीपीएम कंसंट्रेशन, जहाँ पे किसान को ज़रूरत है क्लोज मॉनिटरिंग की, सॉइल टेस्टिंग से लेकर और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अक्रॉस द क्रॉप लाइफ साइकिल, वो बहुत बड़ा चैलेंज है अभी हमारे यहाँ पे। तो जब तक एक साइंटिफिक प्रैक्टिस का अडॉप्शन नहीं होगा एक फार्म लेवल पे, एक फार्मर लेवल पे, सरकार ने और आसान कर दिया है उसको एफपीओज बना के, कोऑपरेटिव्स का एक हमारा ऑलरेडी कल्चर है। तो या तो ये सोल्यूशन हमारे को फार्मर लेवल पे बहुत लार्ज स्केल पे अडॉप्शन हम इसका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर कराएं, या फिर एफपीओ लेवल पे जब तक हम एक पॉलिसी मेकिंग इंश्योर नहीं करेंगे तब तक हमारे ये चैलेंजेस कंटिन्यू रहेंगे। तो किसान की इकोनॉमी उस सोल्यूशन की हमने इतनी वायबल कर दी है कि जो सोल्यूशन आज से 2 साल पहले 2 रुपए पर एकड़ पर डे पे लगता था, आज की डेट में वो मात्र 400 से 500 रुपए उसको पूरी क्रॉप की लाइफ साइकिल वो मॉनिटर कर सकते हैं घर बैठे। पीपीएम कंसंट्रेशन से लेकर क्रॉप की हेल्थ
क्लाइमेट के क्या चेंजेस हो रहे हैं, उससे उसकी क्रॉप पे क्या डैमेज आ जाएगा, उससे लेकर और फसल बीमा तक। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच, सोल्यूशन अडॉप्शन की एक फार्मर लेवल पे रिक्वायरमेंट है, उसको स्टार्टअप्स फुलफिल कर रहे हैं। अपनी सोल्यूशन की प्राइसिंग उसको वायबल करने से लेकर और उसको सोल्यूशन रेडी कराने तक। तो जब तक हमारा फार्मर ये टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट नहीं करेगा, ये एक्सपोर्ट से जो चैलेंजेस रिलेटेड हैं, पीपीएम कंसंट्रेशन और इंटरनेशनल ग्रेडिंग वर्सेस हमारी ग्रेडिंग, वो कहीं ना कहीं रहेंगे। ध्रुव जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपका नाम भी है ध्रुव, और जब हमारे देश की बात कही जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी ही ख्याति हमारे देश की भी है। पशुपालन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम कोशिश में किसान ये रहता है कि ना सिर्फ उसके घरेलू बाजार में रहें बल्कि बाहर भी जा रहे हैं। तो तमाम इन स्थितियों को देखें तो शायद और बेहतर रह सकता है कि इस तरह के जो अलग अलग अगर हम उत्पाद तैयार कर लेते हैं या इस तरीके से, और जो तकनीकी जानकारी किसान को जल्दी से मिल जाती है तो एक समय उनका बचता है इसके जरिए। यस, बिल्कुल, इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। और डाइवर्सिटी, अगर आपको इनकम भी बढ़ानी है तो आपको और भी तरीके देखने पड़ेंगे। आप एक उस पर जो पहले से चलता आ रहा है रोड मैप, उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी उत्पादन और बढ़ती है तो उसका एक्सपोर्ट भी होगा, जिससे और इनकम भी बढ़ेगी आपकी की। और अगर आप इसमें डाइवर्सिटी कर सकें कि सपोज कि 2 क्रॉप या जैसे क्रॉप मतलब डिफरेंशिएशन हो सके कि एक ही फसल पे नहीं रिलाई करें, अलग अलग भी करते रहें, तो उससे और फायदा होगा। जी बिल्कुल, यानी देखिए अब एक जगह हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलना है, बल्कि जैसा ध्रुव जी ने कहा दौड़ना है, रफ्तार आपको हमें और अपनी तेज़ करनी होगी। और यहाँ हर्ष जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ना सिर्फ हमारे जो किसान हैं वो काफ़ी हर्ष में रहते हैं जब इस तरह की तकनीक उन्हें मिलती है, लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए, क्योंकि अब जो समय है शायद वो इसी का है कि कैसे हम समय की बचत कर रहे हैं, अपनी लागत को बचा रहे हैं, तभी और ज़्यादा मजबूती जो है वो आ सकती है, मुनाफा हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि नीरू मैम ने भी कहा कि 55 से 60% जो हमारा देश का जनसंख्या है वो अभी भी फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, और समय के साथ लैंड होल्डिंग साइज कम होता जा रहा है, परिवार बड़े हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमें कम से कम रिसोर्सेज उतनी ही हैं, कम से कम रिसोर्सेज में हमें अपना उत्पादन भी बढ़ाना है, हमें देश को भी फीड करना है, फिर हमें इस तरीके से भी उपज करनी है कि उनको एक्सपोर्ट किया जा सके। और इसमें अगर आप देखें कि जो स्टार्टअप्स हैं जो और उनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। किसान उनको अडॉप्ट करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा, कम लागत में वो ज़्यादा खेती कर पाएंगे, कम ज़मीन पे ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा उपज ले पाएंगे। जैसे कि अभी कृषि क्षेत्र में ही हम बात करें तो हज़ारों स्टार्टअप हैं, लेकिन यहाँ पे अभी किसानों के समक्ष ये जो 3 स्टार्टअप भी प्रेजेंट हैं, अगर इनकी टेक्नोलॉजीज़ को ही देखा जाए, जैसे प्री हार्वेस्ट में हार्वेस्टो की टेक्नोलॉजी होगी वो मदद करती है, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट में प्रीति जी की जो हार्वेस्ट ग्लोबल की टेक्नोलॉजी है वो मदद करती है, फिर पशुपालन में ध्रुव जी की टेक्नोलॉजी मदद करती है। अगर इन टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट किया जाए तो हम जान सकते हैं कि कितना किसान को मुनाफा होगा। और जब हम उपज इस तरीके से करेंगे, जैसे हार्वेस्ट ग्लोबल प्रीति जी की टेक्नोलॉजी को भी यूज करके, तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन सकते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो देश के किसान को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में अपना प्रोडक्ट बेचने में और ज्यादा मदद कर सकती हैं, जिससे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जल्दी से जल्दी साकार किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी बहुत दिन तक ये देखिए सपना नहीं रहने वाला है, क्योंकि साकार हो जाएगा, सच हो जाएगा, जो किसान है उनके बलबूते और हमारे जो एग्री स्टार्टअप हैं उनके बलबूते। यहाँ डॉक्टर नीरू, आखिर में आपके पास में आना चाहूँगा, काफ़ी कुछ हमने जाना कि क्या कुछ इस एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन में होगा, और कुछ खास जो आप बताना चाहें जिससे अगर आसपास के जो किसान अगर वो यहाँ पहुँचते भी हैं, किस तरह की जानकारी उनको मिल सकती है, या कुछ ऐसे नए स्टार्टअप या हमारे युवा जो जुड़ना चाहते हैं किसी एग्री स्टार्टअप से? जी हाँ, ये एक मौका है सभी के लिए। जो 300 स्टार्टअप अपना एग्जीबिशन लगाएंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी तो देखने का मौका मिलेगा ही, और किसान उनसे रूबरू हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, और साथ ही स्टार्टअप्स को भी एक ये मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर, किसान तो एक मेजर स्टेक होल्डर है ही, उसके साथ इन्वेस्टर्स हैं, उसके साथ इंडस्ट्री के लोग हैं, मेंटर्स हैं, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, और एकेडमिशियंस हैं, और पॉलिसी मेकर्स हैं। तो एक ये पूरा एक मतलब समागम है सारे स्टेक होल्डर्स का, तो एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से डायलॉग क्रिएट करेंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारत एक यंग देश है और हमारी 50% से
ज़्यादा आबादी अब 30 से 35 साल के युवाओं की है, और हमारी उनसे भी उम्मीद है कि वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें, वो आएँ और वो देखें कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, ताकि उनको एक इंस्पिरेशन भी मिले, उनको एक अपने अंदर एक उत्साह और एक विश्वास आए कि जो कदम दूसरे ने लिया है वो मैं भी ले सकता हूँ, और वो इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में और वैल्यू एडिशन करने में, रूरल इंडिया को अर्बन जैसी लाइफ देने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए प्रयासरत हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की इसमें भागीदारी हो। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये एक कदम होगा जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का रुझान और उनको आकर्षित करेंगे कि वो कृषि के क्षेत्र में आएँ और इस तरीके के कदम लें और इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को बनाएं, और ताकि इस देश को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से ना सिर्फ आगे बढ़ाने में बल्कि आत्मनिर्भरता के जो पंखों की उड़ान है उसको और ज़्यादा मजबूती यहाँ पर दे रहे हैं हमारे एग्री स्टार्टअप, और इन्हीं का एक अनूठा समागम जो कि 17 और 18 अक्टूबर को होगा पूसा में, इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर एक अच्छा अवसर भी है हमारे जो युवा जो कृषि से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो एग्री स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं या बतौर किसान भी, आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं और कितना लाभ इसके जरिए आपको मिल सकता है। क्योंकि ना सिर्फ हमारे एग्री स्टार्टअप जो हैं, हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, बल्कि हमारे देश पे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो इस कोशिश में लगातार रहे हैं कि कितना ज़्यादा फायदा एक किसान को हम दिला सकते हैं, कैसे उनको और ज़्यादा सशक्त बना सकते हैं जिससे इस देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और यही सब कुछ होगा इस अनोखे कार्यक्रम यानी एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन में। तो आप यहाँ ज़रूर पहुँचिएगा और जानकारी आपको मिलेगी। फिलहाल हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन में क्या कुछ खास रह सकता है, नई जानकारी जो है आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं आधुनिक कृषि की ना सिर्फ झलक बल्कि आप लंबे समय तक इस बात को देख सकेंगे किस तरीके से हमारे आधुनिक भारत की जो आधुनिक कृषि है उसको बदलने में हमारे जो एग्री स्टार्टअप हैं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। और साथ ही इस आयोजन के दौरान उम्मीद ये भी की जा रही है कि PM किसान निधि की जो 12वीं किस्त है वो भी प्रधानमंत्री जारी कर सकते हैं। अपने आप में काफ़ी अनूठा ये कार्यक्रम रहेगा और इसके जरिए ना सिर्फ कोशिश ये होगी कि जो जानकारी है उसका संचार हो, बल्कि समागम जो है जानकारी का समागम है और इसका फायदा हर एक के किसान तक भी पहुंच सकेगा। फिलहाल विचार विमर्श के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।